हमने किया था लास्ट एडियाबेटिक प्रोसेस की बात। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें देर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट या नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, ये बोलते हैं, है ना। तो डेल्टा क्यू इज जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज जीरो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना। अगर डी क्यू को जीरो कर दें, डी क्यू या डेल्टा क्यू एक ही बात होती है, ठीक है ना। अगर हम डेल्टा क्यू को जीरो कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गेट्स मॉडिफाइड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमारा डी क्यू जीरो आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इससे हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, लास्ट टाइम मैं शायद बता भी रहा था इस बारे में। इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग एंड वाइस वर्सा। सडन कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग, पंप वाला एग्जांपल भी लिया था ना, गर्म हो जाता है, सडन कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग। यहाँ पे सडन का क्या वो है सिग्निफिकेंस। एडियाबेटिक प्रोसेस आर फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस, क्योंकि इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुमने सिस्टम को टाइम दे दिया तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ लॉस या गेन हो जाएगा सराउंडिंग से। तो फॉर द प्रोसेस टू बी एडियाबेटिक इट हैज़ टू बी अ सडन प्रोसेस, अचानक होने वाला। सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, ये हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ ये बात कि सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, सडन का मतलब हो गया एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसका मतलब है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब अगर तुम बात करोगे एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो अगर इस वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो डी यू तो नेगेटिव हो गया, माइनस तो फॉर्मूले में है ना ये भाई, इस एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है। अगर डेल्टा यू सपोज 10 जूल्स है तो डेल्टा यू मतलब सॉरी डेल्टा डब्ल्यू अगर 10 जूल्स है तो डेल्टा यू कितना है, -10। ये बात आएगी कि नहीं आएगी। इस एक्सप्रेशन से अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो डी यू नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव डी यू इज फॉल ऑफ टेम्परेचर। डी यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो टेम्परेचर का फॉल होगा, और वर्क डन पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसलिए तुम कह रहे हैं सडन एक्सपेंशन, सडन तो होते ही एडियाबेटिक है, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, दैट इंप्लाइज डी यू इज नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव, डी यू नेगेटिव, ये रीजन है इसका। इसके लिए उल्टा हो गया, कंप्रेशन है, कंप्रेशन का तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। अगर वर्क डन नेगेटिव है, मान लो -10 है, तो माइनस ऑफ -10 वो तो +10 हो जाएगा, फिर तो डी यू +10 हो गया, मतलब हीटिंग। डी यू पॉजिटिव आना हीटिंग होता है। इसके लिए तुम पिछली बार वाली बात याद करो जब तुम्हें बताई गई थी साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, है ना। वर्क डन की साइन कन्वेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव। वर्क डन की साइन कन्वेंशन ये होती है। और डेल्टा यू के लिए राइज इन डी यू या पॉजिटिव डी यू मीन्स राइज इन टेम्परेचर, नेगेटिव डी यू मीन्स फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे नेगेटिव डी यू आ रहा है, दैट इम्प्लाइज फॉल ऑफ टेम्परेचर, कॉजेज कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे डी यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इट कॉजेज हीटिंग। अब समझ आ गया रीजन, ठीक है ना। तो इससे जस्टिफाई करते हैं फिर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, जो चीज़ें ठंडी करती हैं, उन सब में सडन एक्सपेंशन होता है जिससे कूलिंग कॉज होती है। तो अभी रेफ्रिजरेटर भी है कोर्स में, तो उसके बारे में बताऊंगा जब आएगा, ठीक है ना। बट उनका कॉन्सेप्ट यही होता है, सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। तो गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, ठीक है। चलो चेंज कर दूं। तो इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज,
इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज होती है पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। जैसे इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल थी प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट, ये था ना उसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके लिए होता है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए, यानी P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है जी। फर्दर PV तो NRT होता है। ये रिलेशन और टर्म्स में भी आ सकता है। सपोज तुम चाहते हो प्रेशर नहीं रखना है, प्रेशर को एलिमिनेट करना है, तो प्रेशर की जगह NRT बाय V हो जाएगा। तो इसमें PV कांस्टेंट में तुम क्या करोगे, प्रेशर की जगह लिख दोगे NRT बाय V इंटू V की पावर गामा कांस्टेंट। ये कह दूं कांस्टेंट को, कुछ समझ में आया? प्रेशर की जगह NRT बाय V पुट कर दिया। और यहां से ये कहा जा सकता है टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1, क्योंकि NR तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट में काउंट हो जाते हैं। जब हम रिलेशन लिखते हैं ना तो NR तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट के साथ ही काउंट हो जाएंगे, इनको हटाओ। तुम ये बोलोगे T और V की पावर गामा डिवाइड बाय V, तो V की पावर गामा माइनस 1 हो गया। इक्वेशन बनती है TV टू दी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है तुम्हें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम PV की पावर गामा लगाओगे या TV की पावर गामा माइनस 1 लगाओगे। ठीक है ना। यही रिलेशन वॉल्यूम को भी एलिमिनेट करके आ सकता है। भाई ये रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम का, ये रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम का, सेम प्रेशर टेम्परेचर में भी हो सकता है रिलेशन। उसके लिए तुम क्या करो, इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम एलिमिनेट कर लो। अगर मैं वॉल्यूम की जगह NRT बाय P पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो प्रेशर ही है, V की जगह NRT बाय P की पावर गामा, ये हो जाएगा इस कांस्टेंट। NR तो कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा, बचेगा क्या, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा कांस्टेंट। तो थोड़े अजीब अजीब से रिलेशन होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस यूज हो जाती है। PV टू द पावर गामा जरूर याद रखो, जरूरत पड़ने पे बाकियों को निकाला भी जा सकता है, जैसे मैंने किया। ये कन्वर्जन तुम्हें खुद आना चाहिए, जैसे मान लो भूल जाते हो फॉर्मूला तो कम से कम खुद कन्वर्ट कर सको। ठीक है। आइसोथर्मल में कंपैरेटिवली बिल्कुल इजी था, इसका थोड़ा था कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़। एक तो PV की बार गामा, हमें गामा लेना पड़ता है, और ऊपर से ये बाद वाले रिलेशन थोड़े अजीब अजीब से होते हैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सही क्लियर कर दूं? Pressure of the gas is 1 atmosphere. Volume changes to 3 times suddenly. Volume is made 3 times suddenly. अब suddenly का मतलब क्या है? Suddenly से तुम समझ जाओ ये एडियाबैटिक है, वो वर्ड दे चाहे ना दे, suddenly प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं। Suddenly find new pressure, जबकि हमें गामा दे रखा है 1.4, क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है। अगर ये प्रोसेस वो बोलता है स्लोली चेंज टू, तो स्लोली होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, सडनली होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये कीवर्ड्स भी हमें पहचानने होते हैं। वो कह के दे दे एडियाबैटिक तो बहुत अच्छी बात है, वरना सडनली बोल रहा है तो भी एडियाबैटिक है। ठीक है। तो सडन प्रोसेस को अंडरलाइन करके लिख लो, मतलब एडियाबैटिक। स्लोली आइसोथर्मल होते हैं, उसके लिए स्पेशल बात लिखी गई थी कि इट हैज़ टू बी अ स्लो प्रोसेस। क्या करोगे, P1 V1 की पावर गामा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में बात हुई है सिंपल सी, तो P1 की V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये यूज़ करोगे। P1 हो गया 1 एटमॉस्फेयर, V1 को कह दो V की पावर गामा, P2 मुझे कैलकुलेट करना है, V2 हो गया 3 टाइम्स V की पावर गामा,
तो v की पावर गामा P2, ये हो गया 3 की पावर गामा v की पावर गामा, तो v की पावर गामा तो कैंसिल ही हो जाएगी, P2 आ जाएगा 1/3 की पावर गामा, गामा इज 1.4। तो इतना एटमॉस्फेयर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस लिख के छोड़ दो, क्योंकि सॉल्व फिर ये लॉग वॉग से होते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। बट करके तो छोड़ दो कम से कम इतना, पूरा आंसर नहीं भी निकलेगा तो। कुछ समझ में आया क्या किया? प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस सडनली, वंस अगेन सडनली। फाइंड न्यू प्रेशर, क्या करेंगे? हाँ, फाइंड न्यू प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे? हम कहेंगे अब की बार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में है, तो प्रेशर और टेम्परेचर वाली इक्वेशन यूज करोगे, यही तो फर्क है। थर्ड वही वाली करोगे ना, प्रेशर टेम्परेचर, क्वेश्चन प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया ना इस बार। जो गिवन चीजें हैं उनके बेस पे तो हम डिसाइड करते हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 फॉर्मूले हैं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, या ये वाला कांस्टेंट, है ना। हमें क्या गिवन है, हम उसके बेस पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इस बार प्रेशर टेम्परेचर की टर्म्स में क्वेश्चन है, तो प्रेशर टेम्परेचर वाला फॉर्मूला तो इसमें ये वाला है। आगे बात समझ में? तो अब हम यानी कि चेंजेस क्या आ जाएंगे, सेम, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, सिर्फ फॉर्मूले को हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ा। थोड़ा अजीब सा, प्रेशर की पावर P1 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2। अब वैल्यूज बोलो, कौन बोलेगा? T1 है 1 एटमॉस्फेयर, 1 माइनस गामा, गामा 1.4 है, 1 की पावर तो जो मर्जी हो बनी रहती है ना, इंटू T1 कितना है भैया? क्या 27, क्या केल्विन में कन्वर्ट करोगे? क्योंकि ये जो सारे रिलेशंस हैं PV इक्वल टू nRT उससे निकाले गए हैं, और PV इक्वल टू nRT का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, यहाँ पे सेल्सियस नहीं यूज होता किसी भी जगह पे। तो T की पावर गामा इज इक्वल टू P2 मुझे कैलकुलेट करना है, T2 यानी कि T2 हो गया 400, 127 400 हो गया ना, 400 की पावर 1 माइनस 1.4। तो सॉल्व करना थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 बाय 400 की पावर 1.4, है ना, और 1 पॉइंट ये इसका रूट लेना पड़ेगा, तो 0.4 से डिवाइड करना। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ 0.4 होगी ना, 1 माइनस गामा, गामा 1.4 है, तो ये चीज़ आ गई -0.4। तो P2 कितना हो गया? 300, 300 3/4 कर दो, 3/4 1 माइनस 1.4 का इसका 0.4 रूट, वो भी डिनोमिनेटर में, बल्कि वो भी डिनोमिनेटर में, -0.14, है ना। या तो ऐसे ही छोड़ दो, या पावर से डिवाइड हो जाती है, पावर की पावर, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। कहानी की शुरुआत वहीं से होगी, सिलेंडर एडियाबेटिक है तो सारी वॉल्स भी एडियाबेटिक ली जाएंगी सिलेंडर की, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स जहाँ से हीट का एक्सचेंज अलाउ ना हो बिल्कुल भी। एडियाबेटिक सिलेंडर, आइडियल गैस, एडियाबेटिक पिस्टन।
So let the gas expands adiabatically to make it move by x. dx बल्कि let the gas expand suddenly. suddenly कह लो adiabatically कह लो, एक ही बात है. To increase volume by dx. To increase by dx. तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा f इंटू डी एक्स. ये स्टेप्स ना वैसे ज़रूरी नहीं होते, लेकिन तुम्हारे स्कूलों में पता नहीं होता, मार्क्स पर काट लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, तो इसलिए लिखने पड़ते हैं. फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया कह सकते हैं, और एरिया इंटू डी एक्स को डी वी कह सकते हैं. वरना डायरेक्ट वर्क डन पी जी वी होता है, डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है. स्मॉल वर्क डन इज पी जी वी, स्टार्ट यहाँ से भी किया जा सकता था, बट स्टेप्स लिख लेने चाहिए, वो बेटर ही रहता है. फिर टोटल वर्क डन आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन v1 से v2 pdv. अगर तुम देखोगे तो लास्ट टाइम हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, स्टेप्स बिल्कुल सेम थे यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं होता. किसी भी केस का वर्क डन ले लो, ठीक है ना. चेंज कहाँ आएगा? चेंज ये आएगा कि पिछली बार हमने PV इक्वल टू nRT लेके प्रेशर की वैल्यू nRT बाई V पुट कर दी थी इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन दो वेरिएबल्स का नहीं होता कभी एक साथ, वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है. तो पिछली बार प्रेशर को हमने एडियाबेटिक की कंडीशन से चेंज किया था, इस बार इससे चेंज नहीं होगा. ये इस बार पिछली बार आइसोथर्मल से चेंज किया था, इस बार एडियाबेटिक से चेंज होगा. एडियाबेटिक का चेंज क्या होता है? PV की पावर गामा कांस्टेंट. अब क्या तो ये होगा ना, फिर अब क्या एडियाबेटिक से चेंज करोगे, यानी प्रेशर की वैल्यू इज K अपॉन V की पावर गामा. प्रेशर को ये पुट किया जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ K इज अ कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, dV अपॉन V की पावर गामा V1 से V2. अब ये वेरिएबल सेम है. ये भी गामा को थोड़ा ध्यान से बनाना, V और गामा कई बार एक जैसे लगते हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा? V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा ना. तो इंटीग्रेशन ऑफ V की पावर माइनस गामा कौन बताएगा? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, याद है किसी को? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, वन ऐड हो जाता है और वही चीज़ नीचे डिवाइड हो जाती है. ये नहीं हो जाना चाहिए. लिमिट v1 से v2. बोल दो पहले यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? k बाहर है, k कांस्टेंट है, k बाहर ही रहेगा ब्रैकेट से अभी फिलहाल. ये माइनस गामा प्लस वन रहने दूँ या वन माइनस गामा कर दूँ? वन माइनस गामा करते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो k अपॉन वन माइनस गामा v2 की पावर वन माइनस गामा माइनस v1 की पावर वन माइनस गामा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. समझ में आया लॉजिक? ये तो कांस्टेंट है, वन माइनस गामा बाहर आ गया, k अपॉन वन माइनस गामा. v की पावर वन माइनस गामा, एक बार v2 की पावर वन माइनस गामा माइनस v1 की पावर वन माइनस गामा. मुझे बता दो कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो. ठीक है ना. तो बस अब इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा. कर रहे हैं अभी रीएडजस्ट भी. उसके लिए मुझे थोड़ी सा स्पेस चाहिए, तो मैं कुछ यहाँ से इरेज करूँगा, उसी को ही कर देता हूँ बल्कि इरेज. तो इसमें ये है ना फाइनली, मैं चलो स्टेप लिख देता हूँ. के V2 क्या हम इसको ऐसे लिख दें? सिंपली मैंने क्या किया है, k को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. वन माइनस गामा है ही नीचे डिनोमिनेटर में, k मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा?
इसके बाद हम एक और काम करेंगे इसमें, इसको एडजस्ट करने के लिए। पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज कांस्टेंट? ये मतलब हुआ ना कांस्टेंट का। PV टू द पावर गामा कांस्टेंट मतलब P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा विच इज अ कांस्टेंट। तो क्या मैं K की जगह P1 V1 की पावर गामा लगा सकता हूँ? क्या मैं K की जगह P1 V1 की पावर गामा लगा सकता हूँ? क्या मैं K की जगह P2 V2 की पावर गामा लगा सकता हूँ? दोनों तो बातें K केवल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के साथ K है, तो V2 के साथ तो मैं K को लिखूंगा P2 V2 की पावर गामा, और V1 के साथ K को लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि K तो दोनों के इक्वल हो सकता है। एडजस्टमेंट देखो कैसे कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। हम एक चीज़ नहीं पुट कर रहे, मैं K को P2 V2 की पावर गामा पुट कर देता हूँ V2 की पावर 1 माइनस गामा के साथ, ये K पुट कर दिया मैंने। V1 के साथ मैं इसको इसी को ही P1 V1 की पावर गामा पुट कर देता हूँ, होल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा, खाली V2 बचा। ये तो गामा प्लस 1 माइनस गामा हो गया ना, गामा और माइनस गामा कट गया, खाली V2 बचा। ये बचा P2 V2, ये बचा P1 V1। आंसर ये आ गया, दिस इज वर्क डन। ठीक है, मतलब देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, बहुत इजी सॉल्यूशन हो गया एंड में आके। बट ये कैसे किया, ट्रिक समझ में आई, चेंज कैसे किया। फर्दर पीवी तो एनआरटी भी होता है, एन आर कॉमन निकाल के T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। क्या बात है। फिर वही बात होगी, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन, वैसे तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया, फर्क नहीं पड़ेगा केल्विन और सेल्सियस का, बट अदरवाइज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मतलब होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट पे चलें। हाँ जी, आइसोथर्मल जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक जहाँ पे हीट कांस्टेंट रहती है, तीसरा होता है आइसोहोरिक प्रोसेस। आइसोहोरिक को आइसोवॉल्यूमिक भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, अरे इसमें क्या रहेगा, तो इसकी बात खास क्या होती है, इसमें dV0 होता है। इस प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। आइसोहोरिक प्रोसेस वो बोलते हैं, या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी बोल सकते हो इसको तुम। इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, देयर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब अगर dV जीरो होगा तो वर्क डन होता है PdV। PdV जीरो हो गया है ना भाई, अगर dV जीरो है तो PdV भी तो जीरो ही हो गया। इसका मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिड्यूसेस टू फर्स्ट लॉ ऑफ Tg। वर्क डन जीरो हो जाएगा, dq इज इक्वल टू dv du, सिंपली आ जाएगा। यानी कि एक आइसोहोरिक प्रोसेस के लिए dq इज इक्वल टू du आ जाएगा सिंपली। ठीक है, एक चीज़ रह गई हमारी एडियाबैटिक और उसमें आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में ऐड कर दूं अभी कुछ, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। एडियाबैटिक का कर्व और ऐड कर लो, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। एडियाबैटिक का कर्व ये होता है, अगर तुम्हें याद हो तो आइसोथर्मल का कर्व हमने ये किया था, थोड़ा ज़्यादा स्लोप थोड़ा कम स्लोप। क्या हो गया यार आज, कांस्टेंट प्रेशर। तो dP जीरो
एक्चुअली जीपी जीरो होने से हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी की इज इक्वल टू डी यू प्लस जी डब्ल्यू, इनमें से कोई भी चीज़ जीरो नहीं होगी इस बार। अभी तक के पिछले तीनों प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ जीरो हो रही थी। जैसे फर्स्ट आइसोथर्मल में डी यू जीरो था, एडियाबेटिक में डी क्यू जीरो था, आइसोहोरिक में डी डब्ल्यू जीरो था, सब में एक ना एक चीज़ जीरो थी। लेकिन आइसोबेरिक में कुछ जीरो नहीं होता, एज इट इज रहती है इक्वेशन। ठीक है ना। और करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। ग्राफ कैसा बनेगा? प्रेशर और वॉल्यूम। जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि वॉल्यूम को जीरो क्या कहना है, जीरो थोड़ी होता है वॉल्यूम, कुछ भी होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो व्हाट इज द वर्क डन? V1 से लेके V2 तक एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। किसी भी कर्व का एरिया ही तो वर्क डन होता है। ठीक है। होता है फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। किसी भी एक तरीके से कर लो, दोनों जगह चल जाएगा। हालांकि मैं तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में करो और नंबर कट जाए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बट अलग अलग सही कर लिया जाए तो मेरा ख्याल बेटर रहता है। अब मैं क्या बोलूँ इसमें। हालांकि हम तो एक्सेप्ट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों तरह का। मेयर्स फार्मूला इसको बोलते हैं, CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है। मेयर्स फार्मूला, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि स्कूल में देख लेना कराया कि नहीं कराया, वो एक अलग बात होती है फिर। क्या क्या सर अब प्रूफ पार्ट है सर। प्रूफ क्या है? सर अब ये प्रूफ पार्ट है सर। हाँ ये प्रूफ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इफ डन इन स्कूल। कराया ही नहीं जाए तो बात अलग है। कंसीडर अ गैस being heated कंसीडर अ गैस बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हम कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोहोरिक प्रोसेस उसकी बात कर रहे हैं अब। तो कंसीडर अ गैस बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय dt। टेम्परेचर हमने dt राइज किया है, तो हम क्या बोलेंगे? dq इज इक्वल टू n CV dt। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम का CV लगाओगे ना उसमें। ये वही वाली बात हो गई, dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t। ठीक है। बात समझ आ गई ये वाली? आ गई कि नहीं आ गई? ऑल्सो वर्क डन तो जीरो हो जाता है। अभी अभी हमने इससे पीछे किया तो था आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो जीरो होता है ना। लिख देता हूँ PdV, वर्क डन PdV इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि dV जीरो है कांस्टेंट वॉल्यूम में। कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन जीरो होता है ना। तो इसका मतलब dq इज इक्वल टू du हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। dw तो जीरो है, फर्स्ट लॉ। और dq हमारा ncvgt है, तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब du dq विच इज इक्वल टू du इज इक्वल टू ncvgt। क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते भाई dq ncvgt है? dq और du आपस में इक्वल है, तो du भी तो ncvgt हुआ या नहीं हुआ? अबे dq ये है, dq और du इक्वल है, तो इसका मतलब du भी तो यही हो गया फिर। ठीक है ना। समझ में आ गया? नाउ let the gas being heated at constant pressure। अब इसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं। पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों कर रहे हैं? कुछ और क्यों नहीं कर रहे? हमें कैसे पता लगा?
कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही करना चाहिए? क्योंकि तुम्हें सीपी और सीवी की बात करनी है, सीपी की बात कर चुके हो, अब तुम्हें सीपी की बात करनी है, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी है ना इसका मतलब। तो नाउ लेट द गैस बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। राइज ऑफ टेम्परेचर वही रखना है, यानी उसी एक्सपेरिमेंट को दो बार कर रहे हो। टेम्परेचर डीटी राइज करना है, दोनों बार डीटी राइज करना है, लेकिन एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम में करना है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे करना है। मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या हम यहाँ पे डी क्यू को एन सी पी डी टी कह सकते हैं इस बार? ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है वही चीज, तो डी क्यू तो एन सी डेल्टा टी होता है, एम सी डेल्टा टी। उस बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये नहीं होना चाहिए एन सी पी डेल्टा टी, होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ टी जी अगर लगाया जाए तो इसमें जीरो कुछ नहीं होता, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस बार जीरो तो कुछ नहीं होता इसमें। फिर तुम बोलोगे एज राइजिंग टेम्परेचर इज सेम। अगर तुम देखो दोनों केसेस को, तो यहाँ भी तुमने डी टी राइज किया है, यहाँ भी तुमने डी टी राइज किया है, टेम्परेचर तो सेम ही राइज किया है दोनों बार। अगर टेम्परेचर सेम राइज किया है तो डी यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों केस की, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है चेंज ऑफ टेम्परेचर से। याद है ये बात? इंटरनल एनर्जी का चेंज तो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर टेम्परेचर का चेंज सेम है तो डी यू की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए दोनों की। एज चेंज इन राइजिंग टेम्परेचर इज सेम, डी यू डैश शुड बी इक्वल टू डी यू। टेम्परेचर सेम से चेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होना चाहिए। अब देखो डी क्यू डैश की जगह रख देते हैं इसको टू बोल देते हैं इक्वेशन को, तो एन सी पी जी टी पुटिंग इन टू, पुटिंग इन इक्वेशन टू, डी क्यू डैश की जगह तो एन सी पी जी टी आ गया। कोई दिक्कत? डी क्यू डैश तो यही था एन सी पी जी टी। डी यू डैश तो डी यू के इक्वल है, और यहाँ पे अगर देखो तो डी यू की वैल्यू एन सी पी जी टी है। तो क्या डी यू डैश की जगह एन सी वी जी टी लगा दे? डी यू डैश डी यू यहीं लिख दो चाहे एन सी वी जी टी। डी यू तो एन सी वी जी टी था हमारा अभी थोड़ी देर पहले तक, प्लस वर्क डन पी जी वी होता है। वर्क डन को किसी भी केस के पी जी वी कहा जा सकता है। फर्दर तुम बोलोगे क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है तो पी जी वी क्या होना चाहिए? एन आर डी टी। पी जी वी को फिर एन आर डी टी होना चाहिए, तो पी जी वी की जगह एन आर डी टी पुट कर दो, और एन डी टी, चलो स्टेप लिख ही देता हूँ, एन सी पी जी टी एन सी वी जी टी प्लस एन आर डी टी। कॉमन निकल के डी टी कैंसिल हो जाएगा, एन 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 कैंसिल हो जाएगा, और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर प्रूव हो जाएगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, ये मैं अलग अलग दोनों को प्रूव करूंगा, ठीक है ना? तो ये स्लोप निकालना भी कभी कभी आ जाता है कुछ स्कूलों में, जरूरी नहीं है सबको कराया जाए, ठीक है? तो देखो आइसोथर्मल कर्व के लिए पीवी कौन, बातें बंद कर दो यार। आइसोथर्मल कर्व के लिए पीवी कांस्टेंट होता है। क्या हो गया? पेन ही गिरा है? हैं? अच्छा, कॉपी कर रही थी मेरी। इसको डिफरेंशिएट किया, अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट भी एक अलग तरीके से करूँगा। अब एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है तुम्हें, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट भी अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है,
ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा पहली बात तो डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम इसको ऐसे लेंगे, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नॉर्मली किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव dx बाई dt ऐसे लिखा जाता है, इसमें हम डिवाइड बाय कुछ नहीं कर रहे, इसको हम बोलते हैं x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। अब हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, डायरेक्ट डेरिवेशन कि बिना किसी चीज़ के, तो p v का डेरिवेटिव सिंपल dv, dv बाई dt नहीं कर रहे इसको। ठीक है, ऐसे v p का डेरिवेटिव dp इज इक्वल टू 0। अब कर्व जो होता है ना, ये होता है प्रेशर वॉल्यूम कर्व। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व होते हैं हर केस के, है ना। तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व का? अभी मैंने कराई कहाँ है पूरा, मैं पूछ रहा हूँ पहले इसका स्लोप क्या, नहीं स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा? किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx। भूल गए तुम? स्लोप dy अपॉन dx होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना। तो इस केस में y को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? dp। y को तो p रिप्रेजेंट कर रहा है, और x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या इसका स्लोप dp बाई dv नहीं होना चाहिए? यानी आइसोथर्मल कर्व का स्लोप की बात करेंगे तो शुड बी dp बाई dv। अब तुम यहाँ पे वापस आ जाओ, क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? डेरिवेटिव क्या हम यहाँ से कह सकते हैं p dv इज इक्वल टू माइनस वी dp। ये 0 क्यों हुआ था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, p dv इज इक्वल टू माइनस वी dp। और यहाँ से क्या तुम dp बाई dv कैलकुलेट कर सकते हो? dp अपॉन dv इज माइनस p बाई v। दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। यहाँ पे माइनस क्या शो करता है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, जो आया भी है हमारे ग्राफ में, है ना। क्या करेंगे हम? कहेंगे अब की बार यूज करो आइसोथर्मल की इक्वेशन, जो pv टू द पावर गामा कांस्टेंट होती है। ये दिक्कत है ना, इक्वेशन अलग अलग है दोनों की। उसको pv कांस्टेंट से किया गया था, इसको pv टू द पावर गामा कांस्टेंट से किया जाएगा। काम वही करोगे, डिफरेंशिएट करो। तो बस डिफरेंशिएट हल्का सा, फर्स्ट सेम v की पावर गामा का डेरिवेटिव x की पावर n माइनस 1, ये होता है गामा v की पावर गामा माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है ना, x की पावर n का डेरिवेटिव, प्लस v की पावर गामा सेम dp। अच्छा dv भी आएगा इसमें, v का अपना डेरिवेटिव dv भी आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा dp। v की पावर गामा और v की पावर गामा माइनस 1 दोनों साइड कैंसिल हो गए, खाली v बचेगा, और dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p बाई v, ये आएगा। इस बार एक गामा एक्स्ट्रा आ गया, उसका आ रहा था माइनस p बाई v, इसमें आ गया बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा तो cp बाई cv की रेशियो नहीं होती। x की पावर 5 और x की पावर 4 कट के x रह जाएगा। अरे v की पावर गामा माइनस 1 यहाँ नीचे ले आओ ना इस साइड, तो एक 5 पावर है 4 पावर है, तो कट के तो x ही रह जाएगा खाली। तो नीचे आ गई v की पावर गामा v, हाँ सामने सामने कट नहीं जाते। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स जेड। मैं तुम ऐसे नहीं करते, एक्स से एक्स काट दिया, एक्स रह गया, ऐसे नहीं कर देते? तो वही तो किया मैंने, सामने सामने काट के। तो क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। हाँ गामा टाइम्स हो गया ना, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये लास्ट में एक लाइन लिख लो, कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि शो दैट स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो शो कैसे करते हैं? दोनों के स्लोप निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक कर्व इज मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, ठीक है। तो अगर एक ही ग्राफ पे एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है,
ये दो ग्राफ दे रखे हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, और उसने तुमसे बोला बताओ इसमें से आइसोथर्मल कौन है और एडियाबेटिक कौन सा है। इनमें से एक आइसोथर्मल है कर्व, एक एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, तो इनमें स्लोप इसका ज़्यादा है, तो ये एडियाबेटिक होगा और ये वाला आइसोथर्मल होगा। नहीं, एडियाबेटिक का बड़ा होता है, मुझे लग रहा है पहले मैंने छोटा बोल दिया था ना, एडियाबेटिक का नहीं बड़ा, उसको करेक्ट कर लो अगर लिख लिया तो। एडियाबेटिक का स्लोप बड़ा होता है और आइसोथर्मल का स्लोप छोटा होता है। पहले शायद अगर वो उल्टा लिख लिया था तो उसको करेक्ट कर लो, एडियाबेटिक का बड़ा होता है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये होती है लाइन। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ छोटी सी बात कौन सी है। साइक्लिक प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एक साइकिल ऑफ इवेंट्स के बाद जो घूम के वहीं आ जाए वापस, ठीक है ना, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी तुम अपने घर से यहाँ आए, फॉलोइंग अ सर्टेन पाथ, जाते हुए तुम्हें गोलगप्पे खाने थे तो मार्केट से होते हुए वापस चले गए, पहुंचे तो वापस घर ही, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को है, ये भी बोल देते हैं, है ना। तो आफ्टर अ साइकिल ऑफ इवेंट्स तुम वापस अपने घर आ गए। अभी मैं सारे ग्राफ पीवी ग्राफ ही बना रहा हूँ, ग्राफ और भी होते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये पीवी ग्राफ है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे फर्स्ट प्रोसेस को? क्या ये एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है? एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इनिशियल वॉल्यूम ये था, इनिशियल V1 है, फाइनल V2 है, तो फर्स्ट प्रोसेस तुम्हारा एक्सपेंशन है, ठीक है ना। और वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, ये सारा एरिया हो जाएगा वर्क डन पहले प्रोसेस का, W1। तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर जब तुम B से A वापस गए तो तुम्हारा पाथ डिफरेंट था, ये वाला पाथ था, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसका वर्क डन ये वाला एरिया हो गया W2, कॉन्ट्रैक्शन का वर्क डन, W1 है एक्सपेंशन का वर्क डन, W2 हमारा कॉन्ट्रैक्शन का वर्क डन है। इसको तुम A to B या B to A भी कह सकते हो। वैसे A to B का वर्क डन एक्सपेंशन है, B का कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर तुम्हें याद हो तो एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है, कॉन्ट्रैक्शन का नेगेटिव होता है। तो नेट वर्क डन कितना हो गया? नेट वर्क डन शुड बी सम ऑफ दीज टू, जो टेक्निकली WAB माइनस WBA हो गया। तो क्या इस ग्राफ में तुम्हें पता लग रहा है? WAB ये सारा ग्राफ था, सारा एरिया था, WBA ये नीचे वाला ग्राफ है, एरिया, है ना। तो माइनस करके क्या बचा? माइनस करके क्या बचा? हम कहेंगे माइनस करके सिर्फ ये बचा, एरिया अंडर द कर्व। एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है वर्क डन, कंप्रेशन का नेगेटिव होता है वर्क डन। तो हमारा A to B वाला प्रोसेस एक्सपेंशन है, B to A प्रोसेस कंप्रेशन है ना। कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव होता है, तो पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दो तो बचेगा सिर्फ ये वाला एरिया। यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का एरिया, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन इज सिंपली एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व के अंदर अंदर जितना एरिया आएगा ना, फाइनली वो वर्क डन है। क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने का पूरा वर्क डन, वापस आने का बचा हुआ वर्क डन, माइनस कर दोगे तो सिर्फ उतना ही वर्क डन रह जाएगा जो कर्व के अंदर एनक्लोज हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस एक कर्व बना देता है इस तरह से, कंप्लीट कर्व, है ना। और उस कंप्लीट कर्व में सिर्फ इसके अंदर एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अगर मान लो किसी ने तुम्हें ये बोला, ये ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, वैल्यूज दे रखी हैं, व्हाट इज द वर्क डन, हाउ मच इज द वर्क डन, हम कहेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। साइक्लिक प्रोसेस है ना, घूम के वापस आ गया, साइक्लिक है, तो इस कर्व के अंदर का एरिया निकाल लो, वर्क डन होता है। अभी खत्म नहीं हुई है बात, एक मिनट रुक जाओ, अब जब बात शुरू हो ही गई है तो ठीक है।
अबे इधर देख ले, ये हो गया। फर्दर इन साइक्लिक प्रोसेस, 2 पॉइंट्स और नोट करो जल्दी से, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का काम खत्म करेंगे। इन साइक्लिक प्रोसेस du इज ऑलवेज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का du जीरो होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन, वेरी गुड। इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो अगर तुम इनिशियल से शुरू करके वापस वहीं पे आ गए तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही पोजीशन हुई ना लास्ट में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है ऐसे में। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ही, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो है। यहाँ तो एनर्जी टर्म से बात करेंगे, तो अगर du जीरो है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी dq इक्वल टू dw हो जाता है। dq इक्वल टू dw पहले किसके लिए हुआ था? dq इक्वल टू dw पहले किसके लिए हुआ था? आइसोथर्मल के लिए, ठीक है ना। साइक्लिक के लिए भी du जीरो होता है, dq इक्वल टू dw हो जाता है, ठीक है। एक बात और है, एक बात और लिख लो। यस सर, लिख ली। If a cyclic curve, if a cyclic curve is traced, अच्छा बंद भी करके बैठ गया। If a cyclic curve is traced in clockwise direction, is traced in clockwise direction, then if a cyclic process is traced in a clockwise direction, then the net work done is positive. Then the net work done is positive. However, contrasting statement लिख लो, if the cyclic process is traced in anti-clockwise direction, then the net work done is negative. अब ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या कहानी हुई? वेरी गुड। देखो अभी पिछला हमने साइक्लिक ही किया था, ये और ये क्या लग रहा है, ये क्या हुआ, साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है? एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है। एक्सपेंशन का ये वर्क डन था, कंप्रेशन का ये वाला वर्क डन था, तो कौन सा ज्यादा है? एक्सपेंशन का ज्यादा है वर्क डन कंप्रेशन का, और एक्सपेंशन का तो पॉजिटिव होता है वर्क डन, तो इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यही अगर कोई बोले नहीं ऐसे गए और फिर ऐसे आए तो एक्सपेंशन, इस बार एक्सपेंशन का वर्क डन कम है, ये एक्सपेंशन है वॉल्यूम बढ़ा, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन का वर्क डन ज्यादा है। तो जब तुम ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो इट इज नेगेटिव वाला इज मोर देन पॉजिटिव वाला, नेट वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि ये ओवरऑल ये कह रहा है कंप्रेशन का वर्क डन इज मोर देन पॉजिटिव का वर्क डन।